अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा फरमाए और सबसे ज़्यादा गूंज है इस वक्त कि वज़ीर आज़म कबल अज़ वक्त इंतखाब या मिड टर्म इलेक्शन, तो मिड टर्म तो तकरीबन पूरी हो चुकी है, कबल अज़ इंतखाबात कराने जा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, या क्या कुछ हो रहा है, चेन ऑफ इवेंट इतने हुए हैं, वो डिस्कस करना। लेकिन उस पर जाने से कबल आपको जरा आईनी तौर पर पोजीशन बता दी जाए कि ये आईन पाकिस्तान 1973 क्या कहता है। सबसे पहली जो रेलेवेंट प्रोविजन आपके सामने पढ़नी है वो है 52 आर्टिकल है, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिजॉल्व, वक्त से पहले अगर डिजॉल्व हो जाए, continue for a term of 5 years from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its terms। 5 साल पूरे करके पहली मीटिंग। आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन जुलाई में हुए थे और गालिबन अगस्त में नेशनल असेंबली का इजलास हुआ था। इजलास कब होना वो भी आईन पाकिस्तान है, आर्टिकल 90 ने बड़ा, आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2 ने वाज़ेह किया, वो भी मैं बताता हूँ आपको। और वज़ीर आज़म ने 18 अगस्त 2018 को हलफ लिया था। अब रेलेवेंट आर्टिकल जो आपके सामने है वो आर्टिकल 90 है, सब आर्टिकल 2 है। द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। या तो वक्त से पहले मिला ले या 21वें दिन इजलास के, यानी इलेक्शन के 21वें दिन पर इजलास आपको बुलाना है। 2 अगस्त 2023 तक इन असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। अब जो बातें हो रही हैं बाद में डिटेल करते हैं, सियासी बात जरा बाद में बात करते हैं, पहले जरा डिस्कस कर लें आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। आईनी तौर पर असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार कहां है। पहले तो आपको पता है आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 7 है, सदर वजीर आजम कब तक वजीर आजम रह सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी। और ये बुनियादी तौर पर तरीक़ाकार दिया हुआ है। प्रेसिडेंट अब चाहता है प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ से इस्तीफा दे दे तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होंगी। आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 8 में इस्तीफा दे दे, और अगर वो इस्तीफा दे दे और आप अपने तौर पर नया वज़ीर आज़म हाउस चुन लेगा। ये डिबेट आप पिछले अरसे से सुनते आए हैं। जब वज़ीर आज़म ने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है वो कौन सी रेलेवेंट प्रोविजन है। सॉरी जी, वो आर्टिकल 58 है, नेशनल डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असेंबली unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 40 years after the Prime Minister has so advised। अब वज़ीर आज़म याद रखिएगा, वज़ीर आज़म अब अकेला नहीं है यहाँ पर बैठ के। वज़ीर आज़म जो भी फैसला करना है वो काबीना के साथ करना। काबीना में बैठकर डिस्कस करते हैं और समरी मूव होती है कि असेंबली डिसॉल्व होनी है, सदर के पास जाएगी, सदर 48 घंटों में असेंबली डिसॉल्व कर देगा। सदर का अपना इख्तियार भी है असेंबली डिसॉल्व करने का, वो 58(2) है। 58(2)B में मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, गलत हुआ कि 58(2)B निकलना नहीं चाहिए था। सदर को इख्तियार था, एक सेफ्टी वॉल्व था, सदर भी डिसॉल्व कर सकता है असेंबलियाँ, मगर कब, जब नो कॉन्फिडेंस पास कर दे प्राइम मिनिस्टर का और कोई और मेंबर जो है वो कमांड ना करे मेजॉरिटी का। यानी सिंपल वर्ड में यूँ ले लें कि वज़ीर आज़म अक्सरियत खो बैठती है और हालात आपके सामने मौजूद है। जहांगीर तरीन का ग्रुप आपके सामने है, नेशनल असेंबली का, वो एक अलग बात है। असेंबलियाँ डिसॉल्व भी कर रही हैं, वही हम डिस्कस करते हैं बाद में। और नया वज़ीर आज़म भी आता है, मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, तो सदर को असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का इख्तियार मौजूद है। या आईन पाकिस्तान रखते हैं एक तरफ। अब आते हैं सियासी हालात की तरफ के सियासी हालात ये इवेंट कब से डेवलप होना शुरू हुए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, एंकर हजरात की 30 के करीब अफ्तारी हुई तकरीबन 26 अप्रैल को, और अफ्तारी से काम शुरू हुआ और सुबह सहरी तकरीबन 1:30 बजे तक गया। और उसमें सवाल सारे मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ। एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी साथ खड़ी है
5 साल के लिए वादे तौर पर रखा और कमांड ये तमाम सियासी गवर्नमेंट के साथ रहे। अगर कोई अपने आप गिर जाए, सवाल के हवाले से भी बताया था, अगर आइनी और कानूनी तौर पर आदम एतमाद का वोट आ जाए और मेजॉरिटी ना ले सके 58-2 के अंदर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे सदर, मेजॉरिटी कोई और ना ले सके। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाए तो उनकी जगह नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। हालात और वाक़यात, अब चेन ऑफ इवेंट अगर आप देखें, पीडीएम ने पूरी कोशिश करके देख ली, सड़कों पे आ गए, हालात और वाक़यात, ज़िमनी इलेक्शन ही लड़ने थे, सेनेट का इलेक्शन ही लड़ना था, वो सारा कुछ लड़ लिया, रह क्या गया। लेकिन साथ साथ फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट, मुल्क से बाहर वो लोग ऐसे जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चेंज करना चाहते हैं, नवाज शरीफ ऐसे जाके मुल्क से बाहर नहीं बैठा है। और तलत हुसैन के साथ लफ्ज़ बकवास मैं ठीक इस्तेमाल करूँगा, जो इसहाक डार ने बातें की हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। ऐसे बंदे को तो छोड़ना नहीं चाहिए, भागा हुआ है, आओ मुल्क में आकर पाकिस्तान आकर फेस करो अदालतों का। भगौड़ा है, मेन स्टेडियम में मेन मीडिया स्ट्रीम पे नहीं आ सकता, लेकिन कहाँ इंटरव्यू दिया उन्हीं लोगों के साथ जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर चलते हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल है, जो एक ख़ास तौर पर बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, और वो काम अपना लगे हुए हैं करने के लिए। आपने उससे पहले रिफ्टें सारी देख ली। अभी आप मिसाल के तौर पर छोटी सी बता दूं, पार्टी के अंदर क्या हालात और वाक़यात हैं। बात तब हुई जब असद उमर ने कहा, और वो बात हुई कि कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट है सरहद के अंदर और ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और घर चला जाऊंगा, असेंबली तोड़ दूंगा मैं। ये बात जो है ना, वक्त से पहले ये बात वहाँ से निकली, लेकिन उससे पहले चीज़ें कहीं आ चुकी थी। एस्टैब्लिशमेंट का रवैया या एस्टैब्लिशमेंट का जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ तौर पर है कि आप गुड गवर्नेंस बेहतर नहीं कर पाए। उस्मान बुज़दार जहाँ करप्शन के बाजार गर्म है, आप वहाँ से उसको तो निकाल नहीं सके, और पता नहीं क्यों लेकर बैठे हैं इमरान खान साहब। हर्ज क्या है, जब आपने बैलेंस अप करना है, पावर को सामने रखते चीज़ों को, तो आप आगे चलें आप, लेकिन नहीं कर सके। करप्शन ही कम से कम नहीं रोक सके। 3 तरह से लोग, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, चाचा, मामा, ताया, अंदर बैठे हुए लोग वो लूट मार कर रहे हैं। फिर वजारती इत्तला जब बदली तो आपने उस शिबली फराज का तरीक़ाकार देखा, फवाद चौधरी के हवाले से बाद मामले, आपने सारी चीज़ें आपने ये सारा देखा। फिर इन्हीं दिनों जहांगीर तरीन जब अलहदा हुए, एक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर सामने आ गए, तो 40 के करीब हैं, 11 के करीब MNA हैं, 30 के करीब MP हैं, वज़ीर मशीर साथ उनके साथ शामिल हैं, और वो उन्होंने अपनी मीटिंग जो है वो ईद के बाद रखी है। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने कहा, और अली ज़फ़र के ज़रिए कमेटी बना दी। अली ज़फ़र देख रहा है इस मामले को। अली ज़फ़र बुनियादी तौर पर हमारे दोस्त हैं, वो शुगर मिलों के वकील भी रहे, लेकिन अली ज़फ़र कर क्या सकते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर FIA इंक्वायरी कर रही है, या क्या वो FIA से लेकर SCCP को दे के वो कानूनी जो भी एडवाइस देनी है वो देंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। लेकिन आपको याद होगा इसके लिए बाकायदा जुडिशल कमीशन बैठा, जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग आई, उस फाइंडिंग के मुताबिक ये काम चल रहा है। अब वो फाइंडिंग तब्दील करनी हो तो काबीना के बगैर नहीं हो सकती। याद रखिएगा, आर्टिकल 90 और 91 को सामने रखकर जेहन में रखिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हालात है कि क्या वजह है कि अगर वक्त से पहले इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वक्त से पहले इलेक्शन तब कराता है जब कमांड उसकी पूरी हो। एक वजह तो यकीनन ये है कि 2023 से पहले कहा जा सकते हैं कि 2023 में उस चीज़ों से पाकिस्तान, अगर जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से बातें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा यानी सोचिए बैठे हैं, और जिस तरह का वो आर्गूमेंट करते रहे हैं बतौर साइल, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं। बायस होता या नहीं होता वो अलग बात है एक, लेकिन ये एक वजह, एक वन ऑफ द मेन फैक्टर ये भी है कि 2023 से पहले इलेक्शन वो करवाएं। वो कब करवाते हैं वो एक अलग इशू है। और अगर इलेक्शन वक्त से पहले करानी है तो आपकी पोजीशन बहुत बेहतर होनी चाहिए कि अपना PTI में मायूसी, गैर यकीनी और स्टेबिलिटी बेहतर ना होने के हवाले से हालात और वाक़यात आपके सामने मौजूद हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, क्या वजह है? पार्टी अंदरूनी खलफशार का शिकार है, हालात ठीक नहीं हैं, और आप जब टिकटें तकसीम करेंगे तो टूट फूट का शिकार होगी, तो आप यानी आपको कैंडिडेट ढूंढने हैं ना जिन्होंने इलेक्शन जाके लड़ने हैं, पैसा खर्च करना है, तो वो कैसे करेंगे? अपोजिशन टूट फूट का शिकार हो। अपोजिशन अगर टूट फूट का शिकार है, उन्होंने अपना बयानिया सच्चा झूठा बनाकर आपके सामने रखा हुआ है, क्लैरिटी के साथ है, परफॉर्मेंस उनकी बेहतर नहीं है, हालात बहुत मुश्किल फैसले हैं, ग्राउंड पे हालात अच्छे नहीं है ये। और ज़िमनी इलेक्शन में आप पोजीशन सारी देख लें कि ज़िमनी इलेक्शन में अब क्या आप पोजीशन मेंटेन कर सके? आप पोजीशन मेंटेन नहीं कर सके हैं। तो इमरान खान साहब ने जो मायूसी का जो इजहार किया कि टिकटें देने के हवाले से, जो अपने TV प्रोग्राम्स में बाकायदा आपने सुना उनकी गुफ्तगू,
और वो गुफ्तगू मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अपने गुफ्तगू वो सुनी है इमरान खान साहब की, कोशिश करूँगा कि वो गुफ्तगू अगर वो चल सके और उससे आपको पोजीशन क्लैरिटी के साथ सामने आ सके। इलेक्शन कमीशन भी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ नहीं नज़र आ रहा, और वो नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर कर रहा है। नज़र बाजार यही आ रहा है। 2 मेंबर रिटायर होने हैं जुलाई के अंदर, तो 2 मेंबर अगर आपने मेंबर आगे लगाने हैं, और वो आगे क्या चलता है, 2 मेंबर और फिर आगे 3 मेंबर तो ऑलरेडी है मौजूद ना, तो 2 मेंबर अगर आप बदल भी लें तो मेजॉरिटी तो वहाँ पर मौजूद है, और आगे आप हालात बेहतर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके लिए मौजू हालात पैदा कर सकता है, वो भी आप लोगों के सामने मौजूद है, वो क्लियर हो जाएगी। अब जो मामला साथ है वो बजट में बगावतें चल रही हैं। अब बजट से पहले ब्लैकमेलिंग होनी है। MQM अपनी सीटों के लिए कोशिश करेगी, वजारत की ऑफर उनको हो चुकी है, अब वो वजारत मिलती है या नहीं मिलती है वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप बजट ना पास कर सके फिर तो आप हाउस का जो कॉन्फिडेंस है वो खो दे देंगे, फिर असेंबलियाँ डिज़ोल्व की तरफ जाएंगी। क्या अपोजिशन पार्टियाँ ये चाहती हैं? मरियम नवाज़ ने कह दिया वो नहीं चाहते कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ऐसे हालात नहीं है कि बोझ तले आकर मर जाएं, शहीद ना कहीं हो जाएं वो। और ये बात वो क्लैरिटी के साथ मरियम नवाज़ भी जा चुकी है और बाकी जमातें भी सारा कह चुकी हैं। अब ये बातें उस तरफ चलती हैं या नहीं चलती वो एक अलग इशू है। लेकिन ख़त्म करने से पहले बता दूँ, इमरान खान इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे। ये हालात और वाक़यात अपनी जगह है, और असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ वो नहीं जाएंगे, वो लड़ेंगे। अपने 3 डिज़ोल्व करते हैं तो लड़ा होगा पाँव पर। अगर बजट में आगे पीछे हो जाए, अदम एतमाद आ जाए, तो इसमें हालात आपके लिए बेहतर होंगे, साजगार होंगे कि आप वक्त से पहले आपको गिरा दिया, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नीयत पे आपके किसी को शक नहीं है, तो इंतज़ार कीजिएगा। मैं इस नुक्ते नज़र से इत्तफाक नहीं करता कि असेंबलियाँ वक्त से पहले डिज़ोल्व हो जाएंगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।